कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी का 90% हिस्सा निष्क्रिय रहता है। क्या होगा अगर इंसान अपने दिमाग का पूरा 100% हिस्सा उपयोग कर सके? कहते हैं कि अगर 100% दिमाग का उपयोग करने लगेंगे तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, वह मृत्यु पर भी काबू पा सकता है। क्या आप भी ये जानने में रुचि रखते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, लोग समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं और निर्णय कैसे लेते हैं, तथा हमारे दिमाग में कौन सी कमजोरियां हैं? तो आज हम नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमैन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बात हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। ह्यूरिस्टिक्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी ये समरी शुरू करने से पहले इसका मतलब पता होना हमारे लिए ज़रूरी है। हालांकि बोलने में ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ह्यूरिस्टिक्स वो रूल्स और मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं जो लोग किसी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इफिशिएंटली से प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, जिसे कोई सेट ऑफ ह्यूमन जिससे सही ढंग से प्रिडिक्शन की जा सके। पहला है दो दिमागों के बारे में। हमारा व्यवहार दो अलग अलग सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है, एक है ऑटोमेटिक और दूसरा है इंटेंशनली। हमारे दिमाग में एक दिलचस्प खेल चल रहा है, दो किरदारों के बीच एक फिल्म जैसी कहानी जिसमें बहुत सारे मूड, ड्रामा और पैराडॉक्स हैं। दो किरदारों के पहले किरदार में सिस्टम 1 शामिल है, सहज, स्वचालित और भावनात्मक, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक एंड इमोशनल। और दूसरा सिस्टम है परिपक्व, धीमा और गणना करने वाला, मैच्योर, स्लो एंड कैलकुलेटिव। जब उन दोनों का सामना होता है तो उनकी बातचीत यह निर्धारित करती है कि हम कैसे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। सिस्टम 1 मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सहज रूप से अचानक काम करता है, अक्सर बिना किसी सचेत नियंत्रण के। जब आप बहुत तेज और अचानक आवाज सुनते हैं तो आप इस सिस्टम को डायनेमिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? आप तुरंत और ऑटोमेटिक रूप से अपना ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे। यह सिस्टम 1 है। यह प्रणाली लाखों वर्षों के विकास की विरासत है। इसका महत्वपूर्ण लाभ तुरंत निर्णय और कैलकुलेशन करने की क्षमता में निहित है। सिस्टम 2 वह है जिसका मतलब हम तब समझते हैं जब हम किसी व्यक्ति के डिसीजन लेने, तर्क करने और विश्वासों के लिए रेस्पॉन्सिबल मस्तिष्क के हिस्से की कल्पना करते हैं। यह मन की सचेत गतिविधियों जैसे कि सेल्फ कंट्रोल, चॉइस और जानबूझकर ध्यान केंद्रित करने को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप भीड़ में एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। आपका दिमाग जानबूझकर उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह व्यक्ति की विशेषताओं या उसके कोऑर्डिनेट्स को निर्धारित करने में मदद करने वाली किसी भी चीज को याद रखता है। यह क्षमता डिस्ट्रैक्शन को समाप्त करती है, जिससे आपको अप्रासंगिक या महत्वहीन विषयों को अनदेखा करने में मदद मिलती है। यदि आप इस पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे कुछ ही मिनटों में पहचान सकते हैं, जबकि यदि आप विचलित हैं तो आपको उसे खोजने में मुश्किल होगी, जैसा कि आप अगले भाग में देखेंगे। इन दो प्रणालियों के बीच का संबंध यह निर्धारित करता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा है सिस्टम आलसी है। इनर्टिया गलतियों को जन्म दे सकती है और बुद्धिमत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह देखने के लिए कि दोनों प्रणालियां कैसे काम करती हैं, एक बैट एंड बॉल समस्या को हल करने का प्रयास करें। एक बल्ले और एक गेंद की कीमत $1.10 है। बल्ला गेंद से $1 महंगा है, तो गेंद की कीमत कितनी है? जो कीमत दिमाग में आती है 0.10। वह सिस्टम 1 इमोशनल और ऑटोमेटिक प्रणाली का परिणाम है और यह काम कर रहा है। कुछ सेकंड लें और इस समस्या को हल करने का प्रयास करें। क्या आपको अपनी गलती दिख रही है? सही उत्तर है $0.05। अभी जो हुआ यह वह है कि आपका इम्पल्सिव सिस्टम 1 कंट्रोल ले लेता है और अपने आप ही आपकी आंतरिक भावना पर भरोसा करके रिएक्ट करता है, लेकिन ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। आमतौर पर जब कोई अस्पष्ट स्थिति सामने आती है तो सिस्टम 1 समस्या को हल करने के लिए सिस्टम 2 को बुलाता है, लेकिन बल्ले और गेंद की समस्या में सिस्टम 1 को धोखा दिया गया। यह समस्या को बहुत सरल मानता है और गलती से यह मान लेता है कि इसे हल किया जा सकता है। बैट एंड बॉल समस्या हमारी लेजी मेंटल इल्यूजन की प्रवृत्ति को उजागर करती है।
जब मस्तिष्क सक्रिय होता है तो हम आमतौर पर केवल मिनिमम मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो उस कार्य के लिए पर्याप्त होती है। इसे न्यूनतम प्रयास के नियम के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि सिस्टम 2 के साथ आंसर का रिव्यू करने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए जब मन को लगता है कि सिस्टम 1 का उपयोग करना ही पर्याप्त है तो वह ऐसा नहीं करेगा। आलस्य हानिकारक है क्योंकि सिस्टम 2 का अभ्यास मानव बुद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शोध से पता चलता है कि सिस्टम 2 को कार्य करने के लिए मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता होती है, जो हमें अधिक बुद्धिमान बनाता है। बैट एंड बॉल समस्या इसे दर्शाती है क्योंकि हमारा दिमाग सिस्टम 2 का उपयोग करके हमारे उत्तरों की दोबारा जांच कर सकता था और इस तरह आम एरर से बच सकता था। यदि हम सिस्टम 2 का उपयोग करने में आलसी और सुस्त हैं तो हमारा दिमाग अपनी बुद्धिमान शक्ति को सीमित कर देगा। तीसरा है ऑटो पायलट। हम हमेशा सचेत रूप से अपने विचारों और कार्यों को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? जब आप SO_P अक्षर देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप पहले EET शब्द देखते हैं तो क्या होगा? अब जब आप SO_P शब्द को फिर से देखते हैं तो आपको इसे SOUP के रूप में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रक्रिया को प्राइमिंग के रूप में भी जाना जाता है। जब हम किसी ऐसे शब्द, कॉन्सेप्ट या घटना के सामने आते हैं जो हमें संबंधित शब्दों और कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है तो हम लालच में आ जाते हैं। यदि आप ऊपर दिए गए शब्द ईट की बजाय शोप शब्द को देखें तो आप शायद शोप शब्द की तस्वीर देखेंगे। यह घटना न केवल हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है बल्कि हमारे कार्य करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। जिस तरह आपका दिमाग कुछ खास शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को सुनकर प्रभावित होता है, उसी तरह आपका शरीर भी प्रभावित हो सकता है। इस घटना का एक प्रमुख उदाहरण एक अध्ययन में पाया जा सकता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स लोगों को बुढ़ापे से जुड़े शब्दों जैसे फ्लोरिडा और झुर्रियों से अट्रैक्शन किया गया था, जिनकी फीडबैक सामान्य से धीमी हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि हम इस बात से पूरी तरह इग्नोरेंट है कि हमारे थॉट्स और एक्टिविटीज चारा या लालच छोड़े जाने से प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रलोभन से पता चलता है कि आम धारणा के विपरीत हम हमेशा सचेत रूप से अपने कार्यों, निर्णयों और विकल्पों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके बजाय हम हमेशा कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्देशित होते हैं। उदाहरण के लिए कैथलीन वोंग द्वारा किए गए शोध से यह साबित होता है कि सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से लोग ज्यादा व्यक्तिगत रूप से जीते हैं तो लोग पैसे की अवधारणा के शिकार होते हैं। उदाहरण के लिए पैसे की तस्वीर देखकर वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और दूसरों से जुड़ने, उन पर निर्भर रहने या उनसे रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए कम इच्छुक होते हैं। वोहंस के शोध से एक आशय यह है कि मॉनेटरी एक्साइटमेंट से भरे समाज में रहने से लोग ज्यादा स्वार्थी हो सकते हैं। अन्य सामाजिक कारकों की तरह प्रलोभन व्यक्ति के थॉट्स और उसके परिणाम स्वरूप उसके ऑप्शंस, डिसीजंस और बिहेवियर्स को प्रभावित कर सकता है और वे संस्कृति में रिफ्लेक्टिव होते हैं तथा उस सामाजिक पैटर्न को प्रभावित करते हैं जिसमें हम रहते हैं। चौथा है त्वरित निर्णय। मन कितनी शीघ्रता से निर्णय लेता है, तब भी जब उसके पास तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आप किसी पार्टी में बेन नाम के किसी व्यक्ति से मिलते हैं और पाते हैं कि वह बहुत मिलनसार है। फिर जब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दान करना चाहता है, आप बेन के बारे में सोचते हैं, हालांकि आप उसके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वह कितना मिलनसार है। दूसरे शब्दों में, आपको बेन के व्यक्तित्व का एक हिस्सा पसंद है और इसलिए आपको लगता है कि आपको उसके बारे में बाकी सब कुछ पसंद है। हम अक्सर किसी व्यक्ति से प्यार या नफरत करते हैं, भले ही हम उसके बारे में बहुत कम जानते हों। बिना पर्याप्त जानकारी के चीजों को सरल बनाने की मन की प्रवृत्ति अक्सर डिसीजन संबंधी त्रुटियों की ओर ले जाती है। इस घटना को अतिरंजित भावनात्मक स्थिरता, एग्जैजरेटेड इमोशनल स्टेबिलिटी कहा जाता है, जिसे हेलो इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। बेन की निकटता के बारे में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको बेन पर एक ऑरा डालने का कारण बनती है, तब भी जब आप यह नहीं समझते कि वह क्या है। लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है जिससे हमारा दिमाग निर्णय लेते समय शॉर्टकट्स अपनाता है।
लोगों में कन्फर्मेशन बायस भी होता है, अर्थात ऐसी जानकारी से सहमत होने की प्रवृत्ति जो उसके पूर्व विश्वासों का समर्थन करती है तथा जो भी उसके फेवर में हो उसे स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति। हम इस घटना को तब देख सकते हैं जब हम पूछते हैं क्या जेम्स मिलनसार है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब इस तरह के सवाल का सामना बिना किसी अन्य जानकारी के किया जाता है तो जेम्स को एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में देखना आसान होता है, क्योंकि मन ऑटोमेटिक रूप से सुझाए गए विचार से सहमत होता है। हेलो इफेक्ट और कंफर्मेशन बायस एक ही समय पर होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे अक्सर गलतियां होती है क्योंकि हमारे पास हमेशा सटीक निर्णय लेने के लिए डेटा नहीं होता है। हमारा दिमाग गलत सजेशंस पर भरोसा करता है और डेटा में स्पेस को भरने के लिए चीजों को बहुत सरल बना देता है, जिससे हम पोटेंशियल रूप से गलत निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं। चारा या लालच डालने की तरह ये कॉग्निटिव फिनोमेना पूरी तरह से अनजाने में घटित हो सकती है, हमारे ऑप्शन, डिसीजन एंड एक्शंस को प्रभावित कर सकती है। पांचवा है चिंतन। मन कितनी जल्दी निर्णय लेने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करता है। हम अक्सर खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। ऐसा करने के लिए हमारे दिमाग ने हमारे आसपास की चीजों को तुरंत समझने में मदद करने के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट विकसित किए हैं। इन्हें ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। अधिकांश भाग के लिए ये प्रक्रियाएं बहुत उपयोगी है, लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग अक्सर इनका अत्यधिक उपयोग करता है। इन नियमों को अनुचित कंडीशंस में लागू करने से गलतियां हो सकती है। ह्यूरिस्टिक्स क्या है? इससे होने वाले एरर्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम दो प्रकार पर विचार कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ह्यूरिस्टिक्स और अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। अल्टरनेटिव अनुमान तब होता है जब हम वास्तव में पूछे गए प्रश्न की तुलना में आसान प्रश्न का उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रश्न पूछें, एक महिला शेरिफ के चुनाव के लिए लड़ रही है, वह उस मंत्रालय में कितनी सफल होगी? हम ऑटोमेटिक रूप से उस प्रश्न को बदल देते हैं जिसका हमें उत्तर देना चाहिए था। जैसे, क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती है जो एक अच्छी शेरिफ बन सकती है? इस प्रयोग का मतलब है कि उम्मीदवार की प्रोफाइल और नीतियों पर शोध करने के बजाय हम बस खुद से एक बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वह उम्मीदवार हमारी मानसिक छवि के अनुरूप है? यह अच्छी शेरिफ है या नहीं? दुर्भाग्यवश यदि वह उस मानसिक छवि में फिट नहीं बैठती तो हम उसे बाहर निकाल देंगे, भले ही उसके पास अपराध से लड़ने का वर्षों का एक्सपीरियंस है, जो उसे एक अच्छा उम्मीदवार बनाता है। इसके बाद बिल्ट इन ह्यूरिस्टिक्स आता है, जो तब होता है जब आपको लगता है कि कुछ होने की संभावना अधिक है, क्योंकि आप इसके बारे में अधिक बार सुनते हैं या इसे याद रखना आसान पाते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रोक से यातायात समस्याओं की तुलना में अधिक मौतें होती हैं, लेकिन एक अध्ययन में पाया गया है कि 80% लोगों का मानना था कि यातायात दुर्घटनाओं से अधिक लोग मरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मीडिया में इन मौतों के बारे में अधिक सुनते हैं, और क्योंकि वे एक गहरी छाप छोड़ते हैं, हम स्ट्रोक से होने वाली मौतों की तुलना में एक भयानक दुर्घटना से होने वाली मौतों को अधिक आसानी से याद रखते हैं, और इसलिए हम इन खतरों के प्रति गलत प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना रखते हैं। छठवां है संख्याओं से घृणा। क्यों हम आंकड़ों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं और क्यों हम इनके टालने योग्य गलतियां करते हैं? आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा होगा या नहीं? एक प्रभावी तरीका आधार दर को याद रखना है। यह डेटा में आधार दर को मेंशन करता है जिस पर अन्य डेटा निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एक बड़ी टैक्सी के पास 20% पीली कारें हैं और 80% लाल कारें हैं, यानी पीली टैक्सियों के लिए आधार दर 20% और लाल कारों के लिए 80% है। यदि आप किसी कार को बुलाते हैं और उसका रंग अनुमान लगाना चाहते हैं तो आधार पैमाने को याद रखें और आप एक्सपेक्ट रूप से एक्यूरेट भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए किसी भी घटना की भविष्यवाणी करते समय हमेशा आधार दर को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। वास्तव में आधार दर के बारे में भूल जाना बेहद आम बात है। हम अपने बेस रेट को भूल जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या उम्मीद करते हैं, बजाय इसके कि क्या होने की सबसे अधिक संभावना है। उदाहरण के लिए, ऊपर दी गई टैक्सियों की कल्पना करें। यदि आप 5 लाल कारों को सामने से गुजरते हुए देखते हैं
तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि अगली कार लाल होगी। लेकिन चाहे किसी भी रंग की कितनी भी कारें गुजरें, अगली कार के लाल होने की संभावना अभी भी 80% है। और अगर हम बेस रेट को याद रखें तो हमें इसका एहसास होगा। लेकिन इसके बजाय हम अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या देखने की उम्मीद करते हैं, एक पीली कार, और इसलिए गलतियां करना आसान है। डेटा से निपटने के दौरान मानवीय समस्याओं से जुड़ी एक आम गलती बेस रेट की अनदेखी करना है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि सब कुछ औसत पर वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि यह स्वीकार करना कि सभी स्थितियों का एक माध्य होता है और माध्य से उतार चढ़ाव अंततः संतुलन में वापस आ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक फुटबॉल स्ट्राइकर जो औसतन हर महीने 5 गोल करता है पर सितंबर में 10 गोल करता है तो उसका कोच खुश होगा। लेकिन अगर साल के बाकी दिनों में वह सिर्फ एक महीने में 5 गोल करता है तो कोच उसकी आलोचना करेगा कि वह अपना फॉर्म बरकरार नहीं रख पा रहा है। हालांकि वह आलोचना के लायक नहीं है क्योंकि वह सिर्फ औसत पर वापस जा रहा है। 7वां है भूतकाल की बुराइयां। हम घटनाओं को अनुभव से नहीं बल्कि बाद में देखकर याद करते हैं। हमारा दिमाग अनुभवों को सीधी रेखा में रिकॉर्ड करता है। हमारे पास 2 मशीनें हैं जो अलग अलग स्थितियों को रिकॉर्ड करती हैं। पहला है सेल्फ एक्सपेरिमेंटल, जो वर्तमान में आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करता है। यह पूछता है मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। दूसरा फ्लैशबैक है, जो पूरी घटना को रिकॉर्ड करता है। यह पूछता है मैं सामान्य रूप से कैसा महसूस कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस करने वाला वह स्वयं जो कुछ हुआ उसका अधिक सटीक वर्णन है, क्योंकि उस क्षण हम कैसा महसूस करते हैं यह सबसे सटीक। लेकिन फ्लैशबैक एंटोलॉजी उतनी सटीक नहीं है, क्योंकि यह घटना को समाप्त होने के बाद केवल कुछ प्रमुख यादों को ही रिकॉर्ड करती है। मेमोरी के अनुभव पर हावी होने के 2 कारण हैं। पहला कारण अवधि अपेक्षा कहलाता है, जहां हम किसी घटना के पूरे क्रम को भूलकर उसका एक छोटा सा हिस्सा याद रख पाते हैं। ऐसा पीक एंड नियम के कारण होता है, जहां हम अक्सर किसी घटना के अंत में क्या होता है इस पर ज्यादा जोर देते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए एक प्रयोग पर विचार करें जिनमें लोगों की दर्दनाक कोलोनोस्कोपी की यादें दर्ज की गईं। एंडोस्कोपी से पहले लोगों को 2 समूह में विभाजित किया गया था। एक समूह में बहुत लंबी कोलोनोस्कोपी की गई थी, जबकि दूसरे समूह में तेज एंडोस्कोपी की गई थी। लेकिन अंत में दर्द धीरे धीरे बढ़ गया। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सहज मरीज वे थे जिनकी कोलोनोस्कोपी ज्यादा समय तक चली, क्योंकि उन्हें दर्द को ज्यादा समय तक सहना पड़ा। उस समय उन्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। एंडोस्कोपी के दौरान जब दर्द के बारे में पूछा जाता है तो अनुभव वाला स्वयं सही उत्तर देगा। जिसे कोलोनोस्कोपी ज्यादा समय तक करानी होगी उसे ज्यादा बुरा महसूस होगा। हालांकि अंत में जब फ्लैशबैक वाला स्वयं हावी हो गया तो जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दर्दनाक अंत के साथ ज्यादा कोलोनोस्कोपी करवाई थी उन्हें सबसे बुरा लगा। ये सर्वेक्षण समय और चोटियों और गर्तों के नियम को अनदेखी करने और हमारी गलत यादों के प्रभावों का एक सटीक उदाहरण प्रदान करता है। 8वां है इच्छा शक्ति। मन के फोकस को नियंत्रित करने से हमारे विचारों और व्यवहार पर नाटकीय प्रभाव पड़ सकता है। हमारा दिमाग काम के प्रकार के आधार पर ऊर्जा के विभिन्न स्तरों का उपयोग करता है। जब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और थोड़ी ऊर्जा होती है तो हम कॉग्निटिव सपोर्ट की स्थिति में होते हैं। हालांकि जब ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो मन अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है और कॉग्निटिव स्ट्रेस में चला जाता है। माइंड के ऊर्जा स्तरों में होने वाले परिवर्तन हमारे कार्य करने के तरीके पर ड्रामेटिक इफेक्ट डालते हैं। जब मन शांत होता है तो भावनात्मक सिस्टम 1 मन पर हावी होता है और लॉजिकल और इंटेंसिव सिस्टम 2 कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अधिक सिंपल, क्रिएटिव और निर्णय लेने में प्रसन्न होंगे, लेकिन हमसे गलतियां होने की संभावना भी अधिक होगी। जब हमारा मन तनावग्रस्त होता है तो हमारी जागरूकता बढ़ जाती है और सिस्टम 2 नियंत्रण ले लेता है। सिस्टम 2 सिस्टम 1 की तुलना में हमारे निर्णयों को दोबारा जांच करता है, इसलिए भले ही हम कम रचनात्मक हों, हम कम गलतियां करेंगे। आप जानबूझकर मन द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं ताकि यह चुना जा सके कि प्रत्येक कार्य के लिए किस सिस्टम को मास्टर करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका संदेश अधिक मोटिवेशनल हो तो मन की शांत अवस्था में जाने का प्रयास करें। ऐसा करने का एक तरीका है बार बार दोहराई जाने वाली जानकारी के संपर्क में आना। अगर जानकारी हमें बार बार दी जाती है
या याद रखना आसान होता है तो यह ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बार बार एक ही संदेश के संपर्क में आने पर मन अधिक पॉजिटिव रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए बदल गया है। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो हम मन की एक शांत अवस्था में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर तनावग्रस्त मन हमें नंबर्स से जुड़े कामों में सफल होने में मदद करेगा। हम इस अवस्था में तब पहुंच सकते हैं जब हमें ऐसी जानकारी मिलती है जो मिसलीडिंग तरीके से प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए पढ़ने में एक मुश्किल फ़ॉन्ट, तब मन को समस्या को समझने के लिए अधिक ध्यान देना होगा और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना होगा, और इसलिए हमारे हार मानने की संभावना कम होगी। जोखिम उठाएं। संभावनाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम जोखिम का आकलन कैसे करते हैं। हम जिस तरह से विचारों का मूल्यांकन करते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं, वह इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाता है। सिर्फ एक छोटी सी जानकारी बदलने या किसी कथन या प्रश्न पर जोर देने से हमारे रिएक्शन में ड्रामेटिक रूप से बदलाव आ सकता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम जोखिम का आकलन करने के तरीके में पा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक बार जब हम किसी जोखिम की संभावना निर्धारित कर लेंगे तो हर कोई इसे एक ही तरीके से देखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। सावधानी पूर्वक गणना की गई संभावनाओं के साथ भी केवल एक संख्या के शब्दों को बदलने से हम इसे देखने का तरीका बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों को किसी दुर्लभ घटना के घटित होने की संभावना सांख्यिकीय प्रोबेबिलिटी की बजाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में व्यक्त की गई संभावना से अधिक लगेगी। एक उदाहरण जिसे मिस्टर एक्सपेरिमेंट जोन्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें मनोचिकित्सकों के 2 समूहों से इस बारे में सलाह ली गई कि क्या इस समय मिस्टर जोन्स को मनोरोग अस्पताल से रिहा करना सुनिश्चित है। एक समूह को बताया गया कि मिस्टर जोन्स जैसे रोगियों में दूसरों पर हमला करने की 10% संभावना होती है, और दूसरे समूह को बताया गया कि मिस्टर जोन्स जैसे 100 रोगियों में से 10 के हिंसा करने की संभावना होती है। परिणाम स्वरूप समूह 2 में समूह 1 की तुलना में लोगों को रिहा करने से इनकार करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी थी। हमारा ध्यान सांख्यिकीय रूप से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन से भी भटक जाता है, जिसे हर उपेक्षा के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब हम स्पष्ट मानसिक छवियों के पक्ष में स्पष्ट आंकड़ों को अनदेखा करते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित 2 वाक्यों को देखें। एक वाक्य है, यह दवा बच्चों को बीमारी X से बचाएगी, लेकिन इसमें 0.001% परमानेंट डिफॉर्मिटी है। और दूसरा वाक्य है, इस दवा को लेने वाले 1 लाख बच्चों में से एक स्थायी रूप से परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। हालांकि दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन बाद वाला वाक्य एक डिफॉर्म बच्चे की छवि को दर्शाता है और इसका प्रभाव अधिक होता है, और यही कारण है कि यह हमें इस दवा को लेने से हिचकिचाता। 10वां है, रोबोट नहीं, मनुष्य तर्क के आधार पर निर्णय क्यों लेते हैं। व्यक्ति चुनाव कैसे करते हैं। प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने लंबे समय से तर्क दिया है कि लोग लॉजिकली आधार पर निर्णय लेते हैं। उनका तर्क है कि हर कोई यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार चुनाव करता है, और जोर देते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्णय लेते हैं तो वे केवल रीजनल डेटा को देखते हैं और सबसे अधिक टोटल यूटिलिटी वाले विकल्प को चुनते हैं। उदाहरण के लिए, यूटिलिटी थ्योरी निम्नलिखित इस वाक्य पर वर्क करेगा, यदि आप कीवी की अपेक्षा संतरे पसंद करते हैं तो आप कीवी मिलने की 10% संभावना की अपेक्षा संतरे मिलने की 10% संभावना को चुनेंगे। ये जाहिर सी बात है। इस क्षेत्र में अर्थशास्त्रियों का सबसे प्रभावशाली समूह शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में केंद्रित है, और उनके सबसे प्रसिद्ध विद्वान मिल्टन फ्रीडमैन हैं। यूटिलिटी थ्योरी का उपयोग करते हुए शिकागो स्कूल ने माना कि बाजार में व्यक्ति सुपरलॉजिकल डिसीजन मेकर थे, जिसे अर्थशास्त्री रिचर्ड थैलर और वकील कैस सनस्टीन के बाद में इसे इकोन्स कहा। व्यापारी के साथ प्रत्येक व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करता, अपनी लॉजिकल नेसेसिटी के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा आर्थिक लोग भी अपनी संपत्तियों का लॉजिकल रूप से मूल्यांकन करते हैं, केवल इससे मिलने वाले लाभ में रुचि रखते हैं। तो कल्पना कीजिए
कि दो लोग जॉन और जेनी दोनों की कुल संपत्ति $5 मिलियन है। यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार क्योंकि उनके पास समान राशि है इसलिए वे समान रूप से खुश होंगे। लेकिन अगर हम मामले को थोड़ा और जटिल बना दें तो क्या होगा? मान लीजिए कि $5 मिलियन की किस्मत एक दिन के जुए का नतीजा है और दोनों की शुरुआत अलग अलग है। जॉन के पास शुरू में $1 मिलियन है और अंत में उसे 5 गुना ज्यादा मिलता है, जबकि जेनी के पास $9 मिलियन है और उसे केवल $5 मिलियन का नुकसान होता है। क्या आपको अब भी लगता है कि जॉन और जेनी $5 मिलियन पाकर समान रूप से खुश हैं? जाहिर है हम चीजों का मूल्यांकन महज उपयोगिता से कहीं बढ़कर करते हैं, जैसा कि हम अगले अनुभव में देखेंगे, क्योंकि लोग यूटिलिटी को उतने लॉजिकल रूप से नहीं देखते हैं जितना यूटिलिटी थ्योरी दावा करता है। हम अजीब और तर्कहीन निर्णय ले सकते हैं। 11वां है अंतर्ज्ञान। तर्कसंगत विचारों के आधार पर निर्णय लेने के बजाय हम अक्सर भावनात्मक कारकों से प्रभावित हो जाते हैं। यदि उपयोगिता सिद्धांत गलत है तो कौन सा सिद्धांत सही है? एक अन्य अल्टरनेटिव प्रोबेबिलिटी थ्योरी है जिसे लेखक ने स्वयं विकसित किया है। कानीमैन की प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूटिलिटी थ्योरी को चुनौती देती है, यह दिखाते हुए कि जब हम चुनाव करते हैं तो हम हमेशा मोस्ट लॉजिकल तरीके से कार्य नहीं करते हैं। 2 सिनेरियोज की कल्पना करें। केस 1 में आपको $1000 दिए गए और आपको इनमें से चुनना है 100% $500 जीतें या 50-50 की शर्त लगाकर $1000 जीते। केस 2 में आपको $2000 दिए गए हैं और आपको इनमें से चुनना है 100% $500 हारे या 50-50 की शर्त लगाकर $1000 हारे। अगर हम सिर्फ लॉजिकल तरीके से फैसला करें तो आप दोनों मामले में एक ही ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उदाहरण में ज्यादातर लोग $500 का सुरक्षित दाव लगाएंगे, लेकिन दूसरे मामले में ज्यादातर लोग जोखिम लेंगे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी यह समझने में मदद करती है कि अंतर क्यों है। यह कम से कम 2 कारणों पर प्रकाश डालता है कि हम लॉजिकल तरीके से काम क्यों नहीं करते हैं। दोनों ही हमारे नुकसान के डर को रेफर्ड करते हैं। वास्तव में हम बेनिफिट प्राप्त करने की तुलना में लॉस से अधिक डरते हैं। पहला कारण यह है कि हम रेफरेंस पॉइंट्स के आधार पर चीज़ों का एवेल्यूएशन करते हैं। किसी भी सिनेरियोज में $1000 या $2000 से शुरू करने से हमारी जुआ खेलने की क्षमता बदल जाती है, क्योंकि शुरुआती बिंदु इस बात को प्रभावित करता है कि हम अपनी स्थिति का एवेल्यूएशन कैसे करते हैं। केस 1 में रेफर पॉइंट $1000 है और केस 2 में $2000, जिसका अर्थ है कि यदि $1500 शेष हैं तो यह TH1 पर लाभ है, लेकिन TH2 में नुकसान है। स्पष्ट इलॉजिकल रीजनिंग के साथ भी, क्योंकि हमारे पास वैसे भी $1500 हैं, हम शुरुआती बिंदु के साथ साथ उस बिंदु पर ऑब्जेक्टिव वैल्यू के माध्यम से मूल्य को समझ सकते हैं। दूसरा, हम डायमेंशन सेंसिटिविटी थ्योरी से प्रभावित होते हैं। हमारा माना हुआ मूल्य डिफरेंट हो सकता है जो वह है। उदाहरण के लिए $1000 से $900 तक का पैसा खोना उतना बुरा नहीं लगता जितना $200 से $100 तक का पैसा खोना, चाहे जितना भी खोया हो। इसी तरह हमारे उदाहरण में $1500 से $1000 तक का पैसा खोने पर माना हुआ नुकसान का मूल्य 2000 से $1500 तक के नुकसान से अधिक होगा। 12वां है झूठी छवियां। मनोविज्ञान दुनिया को समझने के लिए एक पूर्ण चित्र बनाता है, लेकिन वे अक्सर अति आत्मविश्वास और झूठ को जन्म देते हैं। सिचुएशंस को समझने के लिए हमारा दिमाग कॉग्निटिव कोहेरेंस का उपयोग करता है। हम विचारों और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कंप्लीट मेंटल इमेज का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे दिमाग में मौसम के बारे में बहुत सारे इमेजेस हैं। अगर हमारे पास मौसम के गर्मियों की इमेज है तो शायद एक चमकदार गर्म सूरज की तस्वीर हमें बहुत पसीना बहाती है। चीज़ों को समझने में मदद करने के अलावा हम निर्णय लेने के लिए भी इन इमेजेस पर निर्भर करते हैं। निर्णय लेते समय हम इन इमेजेस को रेफरेंस करते हैं और उनके आधार पर धारणाएं और निष्कर्ष बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जानना चाहते हैं कि गर्मियों में क्या पहनना है तो हम अपने मन में एक इमेज के आधार पर निर्णय लेते हैं। समस्या यह है कि हम इन इमेजेस पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। भले ही सांख्यिकी और उपलब्ध डेटा इन मानसिक इमेजेस को गलत साबित कर दे, फिर भी हम उन्हें अपना मार्गदर्शक मानेंगे। मौसम विज्ञानी को लग सकता है कि आज ठंड होगी,
लेकिन आप अभी भी शॉर्ट्स और टी शर्ट में हैं। जैसा कि आपको मनोविज्ञान गर्मियों की तस्वीर बताती है, इसलिए आप बाहर आराम से बैठ सकते हैं। हम झूठी मेंटल इमेजेस पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लेकिन इस समस्या पर काबू पाने और बेहतर भविष्यवाणी करने के तरीके हैं। एरर्स से बचने का एक तरीका रेफरेंस प्रेडिक्शन का उपयोग करना है। सामान्य मेंटल इमेजेस के आधार पर निर्णय लेने के बजाय अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, उन समस्याओं के बारे में सोचें जब आप गर्मियों में बाहर गए थे और ठंड थी, आपने तब क्या पहना था। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड और झूठे प्रेडिक्शंस के मामले में स्पेसिफिक उपायों की योजना बनाने के लिए एक लॉन्ग टर्म रिस्क नीति बना सकते हैं। तैयारी और बचाव के माध्यम से आप मेंटल इमेजेस के बजाय सबूतों पर भरोसा कर सकते हैं और अधिक सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हमारे मौसम के मामले में इसका मतलब है कि इंश्योर करने के लिए स्वेटरलैंड। 13वां है मुख्य संदेश। फास्ट एंड स्लो गति से सोचना हमें दिखाता है कि हमारा दिमाग 2 प्रणालियों से बना है। सिस्टम 1 सहज या नेचुरल रूप से काम करता है और इसके लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है। सिस्टम 2 अधिक सावधानी से काम करता है और इसके लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। हमारे विचार और कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस समय कौन सी प्रणाली माइंड को कंट्रोल कर रही है। तो यहीं पर डैनियल कहनेमान की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की समरी को समाप्त करते हैं।